नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। इंतखाबी शेड्यूल के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की इंतखाबी मंशूर यानी इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ भी जारी होना शुरू हो गए हैं, जबकि कुछ पार्टियां अपना मंशूर जारी करने की तगोदू में हैं। हमेशा की तरह कई वादे किए जा रहे हैं और चंद दिन में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के लिए और भी नए वादे किए जाएंगे। अब बात यह है कि इन वादों को किस हद तक पूरा किया जाता है, उसकी छानबीन ज़रूरी है। 10 दिन के अंदर ही इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं। ऐसे में पिछले इंतखाबात के दौरान किए गए वादों और फिर ऐलानात की सूरत हाल क्या है, इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए। हुक्मरान जमात, अपोजिशन और नौज़ायदा पार्टियों के लिए भी बल्दी इंतखाबात काफ़ी अहमियत रखते हैं। वैसे तो हैदराबाद के लिए आलमी पहचान कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सियासी पार्टी ये दावा करती है कि हैदराबाद को आलमी शिनाख्त दिलाई जाएगी तो ये खोखला बयान ही होगा। सदियों से शहर आबाद है। न सिर्फ यहाँ का मौसम बल्कि यहाँ की तहजीब व तमद्दुन, इमारतें, हीरे मोती और नवारदात भी दुनिया भर में मशहूर हैं। फिर इस तहजीब के ही ज़रिए यहाँ की बिरयानी की शोहरत भी कोई नई बात नहीं है। साबिक़ में किसी ने इस शहर को सिंगापुर बनाने का ऐलान किया था, लेकिन आज वो खुद ही इस शहर से बेदखल हो गए। वो शहर को सिंगापुर तो बना नहीं सके, लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन जायदादें पैदा करने में कामयाब हो गए। आज उनकी पार्टी पड़ोसी रियासत में भी अपोजिशन में है। अब ताज़ा तौर पर शहर को डल्लास, कभी इस्तांबुल और कभी कोई और आलमी शहर बनाने के ऐलान होते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई मरतबा इस तरह के ऐलान किए, लेकिन आज तक ऐसी कोई इनकलाबी कोशिश शुरू ही नहीं हुई, बल्कि आवाम ने इस तरह के ऐलानात को शहर हैदराबाद के साथ एक मजाक के तौर पर ही देखा है, क्योंकि इससे हैदराबाद की शिनाख्त पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। शहर अपनी एक पहचान रखता है और इसको किसी और शहर से मंसूब करना आवाम को पसंद नहीं आया। तारीख अपनी जगह और तहजीबी शिनाख्त अपनी जगह, लेकिन जदीद दौर में शहर की तरक्की के सिर्फ वादे किए गए। बहुत ही कम हुकूमतें ऐसी रहीं जिन्होंने शहर में अवामी सहूलतों के लिए कोई ठोस काम किया। शहर में जाबजा और खस्ता सड़कें, तबाहाल ड्रेन सिस्टम और साफ पानी की सरबराही में नक़ाइस एक आम बात है। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था कि शहर को डिजिटल हब बनाया जाएगा। मकानात पर डिजिटल नंबर प्लेट लगेंगे, मूसा नदी की सफाई होगी और इसमें वॉकवे बनाए जाएंगे। इसके लिए एक पूरा कॉरपोरेशन भी बनाया गया था, लेकिन हालिया सैलाब ने इस पूरे तस्वुर को ही बहा दिया। सैलाब के बाद अब हुकूमत भी ये समझ गई है और आवाम भी ये चाहती है कि शहर को हैदराबाद ही रहने दिया जाए। सिंगापुर, इस्तांबुल या कोई और शहर बनाने की जहमत ना की जाए। बारिश के पानी की निकासी, कचरे की निकासी, ड्रेनेज लाइंस की दुरुस्तगी, बरखी सरबराही, साफ पानी की सहूलत ही शहर को एक बेहतर शहर बना सकती है। आवाम की भी ख्वाहिश है और ज़रूरत है। अगर ये बुनियादी सहूलतें ना हो तो चाहे जितनी नुमाइश और तशहीर की जाए, किसी के काम नहीं आएगी। इस अब की बार नशीबी इलाकों के मसाइल ने हुकूमत पर एक और जिम्मेदारी डाली है। अब सैलाबी पानी से कॉलोनियों और घरों की हिफाजत के इंतजामात भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा ऐसे नागहानी हालात के लिए बल्दी हुकाम को पहले से तैयारी करनी होगी, जिसके बाद ही कहा जा सकता है कि हैदराबाद शहर हकीकत में हर किसी के लिए काबिल रिहाइश है। पहली बार हुकूमत ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में वो नाकाम ही नज़र आती है। सिवाय चंद सड़कों और चंद ब्रिजों के अंदरूनी इलाकों में तरक्याती काम बराए नाम ही हुए हैं। इस सूरत हाल में अवाम किसको अपना वोट देते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं, ये वक्त ही बताएगा। इस दौरान कुछ अनासिर शहर में फ़िरक़ावाराना माहौल गरमाने की कोशिश में है, जबकि हैदराबाद अपने अमन और भाईचारे के लिए भी जाना जाता है। और अगर किसी शहर में अमन ना हो तो किसी भी तरह की तरक्की का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़िरक़ा परस्त अनासिर अपनी कोशिश में लगे हैं। अमन व अमान की बहाली के लिए हुकूमत क्या करती है और लोग क्या फ़ैसला देते हैं, इसका तमाम को ही इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरिटोरियम मामले में जुमेरात के रोज समाअत करते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सूद पर सूद में रियायत का फ़ायदा नहीं दिया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि क्रेडिट कार्ड वाले कर्जदार नहीं हैं, वो खरीदारी करते हैं, ना कि कोई कर्ज लेते हैं। वहीं हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आगे और किसी राहत की मांग पर गौर ना किया जाए, क्योंकि हुकूमत पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा रियायत फराहम कर चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हुकूमत बहरान से दो चार इलाकों को सहारा देने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरिटोरियम मामले में सूद पर सूद माफ करने के हवाले से अहम समाअत की। मामले की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज़ के 9 नवंबर के हलफनामे के बारे में मालूमात दी। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और MR शाह की बेंच 6 महीने की लोन मॉरिटोरियम यानी खर्च की अदायगी में वक्त की रियायत से मुतालिक अर्जी पर समाअत कर रही है। मरकज़ ने मार्च और अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मॉरिटोरियम की सहूलत पहले ही दी थी। इस मुद्दत के सूद पर लगने वाले सूद को माफ़ करने की हिदायत पहले ही दी जा चुकी है, जिस पर मरकज़ी हुकूमत ने भी रजामंदी जाहिर की। अदालत उस्मा ने इससे पहले कहा था कि हुकूमत को जल्द से जल्द सूद माफ़ी के मंसूबे को नाफिज करना चाहिए। अदालत ने कहा कि लोगों की दिवाली इस बार हुकूमत के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले की तहकीकात से कबल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लाजमी तौर पर उस रियासत की रजामंदी हासिल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 8 रियासतों के जरिए आम रजामंदी से दस्तबरदारी के बाद दिया है। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ये दफ़ा आइन की विफाकी किरदार के मुताबिक है। अदालत ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत बयान करदा इख्तियारात और दायरा इख्तियार CBI से किसी भी मामले की तहकीकात से कबल मुतल्लिका रियासती हुकूमत से रजामंदी ज़रूरी है। अदालत ने बताया कि DSP एक्ट का सेक्शन 5 मरकज़ी हुकूमत को इस काबिल बनाता है कि वो CBI के इख्तियारात और दायरा इख्तियार को वसती इलाकों से आगे बढ़ाए, लेकिन जब तक DSP एक्ट की दफ़ा 6 के तहत रियासतें मुतल्लिका दायरा इख्तियार में रहें तब तक वो तौसी के लिए अपनी रजामंदी नहीं देता। यह काबिल कबूल नहीं है। वाज़े तौर पर यह दफ़ात आइन के विफाकी किरदार के मुताबिक हैं, जो आइन की बुनियादी ढांचों में से एक समझा जाता है। जस्टिस AM खान वेलकर और BR गोई की बेंच ने फैसला उत्तर प्रदेश में फ्रेडको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ CBI के जरिए दर्ज केस में फैसला सुनाया। इस मामले में मुलजिम के जरिए यह कहा गया था कि रियासती हुकूमत की रजामंदी की अदम मौजूदगी में CBI के पास सेक्शन 6 के तहत मौजूदा दफात के पेश नज़र तफ्शीश का इख्तियार नहीं है। फैसले में मजीद कहा गया कि FIR दर्ज करने से पहले रजामंदी हासिल करने में नाकामी पूरी तहकीकात को ख़त्म कर देगी। दूसरी तरफ रियासत ने इस्तेदलाल किया कि DSP एक्ट की दफ़ा 6 के तहत पेशगी रजामंदी लाजमी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक डायरेक्टरी है। इस पर अदालत ने कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश ने बदउनवानी की रोकथाम का कानून 1988 नाफिज किया है और दूसरे जराइम की तहकीकात के लिए रियासत उत्तर प्रदेश में CBI के इख्तियारात और दायरे इख्तियार में तोसी के लिए आम रजामंदी फराहम की गई है। अब बात बिहार की। बिहार के नौ मुंतखब वज़ीर तालीम मेवालाल चौधरी ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। मेवालाल पर बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। बिहार के वज़ीर तालीम के तौर पर जुमेरात को ओहदे का चार्ज संभालने के बाद मेवालाल चौधरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। मालूमात के मुताबिक मेवालाल चौधरी पर लगे बदउनवानी के इल्ज़ामात के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। वाज़ेह है कि मेवालाल चौधरी को वज़ीर तालीम बनाने के ऐलान के बाद से ही रियासत की सियासत गर्मा गई थी। सुबूर में वाइस चांसलर रहते प्रोफेसरों की तकर्री में धांधली हुई थी। उस वक्त के वाइस चांसलर मेवालाल चौधरी पर इल्ज़ाम लगने के बाद गवर्नर के हुक्म पर जांच की गई थी। हाईकोर्ट के साबिक जस्टिस की जांच में उन पर लगे इल्ज़ामात सच साबित हुए थे। इसी मामले में मेवालाल चौधरी के भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में महागठबंधन के लीडर तेजस्वी यादव शुरू से ही वज़ीर तालीम पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए रियासती हुकूमत पर हमला कर रहे थे। हालांकि दूसरी जानिब मेवालाल चौधरी ने अपोजिशन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया। इस मामले में उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टी सुप्रीमो बदउनवानियों के मामले में जेल में है तो दूसरी जेल के दरवाजे पर खड़े हैं। इसी दौरान RJD के रुकने पार्लियामेंट अशफाक करीम ने वज़ीर तालीम को मुबारकबाद पेश की है तो उसके कई सियासी मायने लगाए जाने लगे हैं। इस तनाजुर में RJD के मेंबर पार्लियामेंट ने मुलाकात को अखलाकी मुलाकात बताया। साबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने कहा कि मुझ पर लगे सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, सारा मामला अदालत में है। फैसला किया हो
ना हम अभी चार्जशीटेड हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। अब इसके बारे में आप सोच लीजिए। दूसरी और राज्यपाल ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई क्या गलत थी? दूसरी सुन लीजिए आप पूरी बातें। कार्रवाई जो की गई थी, हम ये नहीं कहते कार्रवाई जो, सुन लीजिए, जो चीज हुआ है उसके बारे में सत्यता जान लीजिए। सत्यता उसके बारे में जान लीजिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें वाइस चांसलर को सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं करना। कोर्ट ने कुछ फैसला किया हो, ना हम अभी चार्जशीटेड हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। अब इसके बारे में आप सोच लीजिए। दूसरी और राज्यपाल ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई क्या गलत थी? दूसरी सुन लीजिए आप पूरी बातें। कार्रवाई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी टॉयलेट डे पर हिंदुस्तान सभी के लिए बैतुल खला की फराहमी के अज़्म पर कायम है। आलमी यौम बैतुल खला पर अपने ट्वीट पैगाम में मोदी ने आज कहा कि आलमी यौम बैतुल खला पर हिंदुस्तान सबके लिए बैतुल खला दस्तयाब कराने के अज़्म पर मजबूती के साथ कायम है। गुज़िश्ता चंद बरसों में करोड़ों हिंदुस्तानियों को स्वच्छ शौचालय की सहूलत फराहम कराई गई है, जो गैर मामूली हुसूलियाबी है। इसका सेहत के शोबे में भी ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। साथ ही खुसूसी तौर पर नारी शक्ति यानी खातून की ताकत को इज़्ज़त मिली। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सबके घरों में बैतुल खला की सहूलत के लिए हिंदुस्तान ने दहाइयों तक इंतज़ार किया है। इस आलमी यौम बैतुल खला पर कौम सबको बैतुल खला की सहूलत दस्तयाब कराने के लिए मोदी की कोशिशों के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इक़्तिसादी शरह नमो यानी जीडीपी में हिंदुस्तान एशिया में सबसे पीछे है और कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों में सबसे आगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड कोरोना से होने वाली अमवात की शरह के मामले में सबसे आगे, जीडीपी शरह में सबसे पीछे। उन्होंने कहा कि 2020 की जीडीपी में एशिया के 14 ममालिक में हिंदुस्तान -10.3% की कमतरीन सतह पर है, जबकि बांग्लादेश में यह शरह 3.8%, म्यांमार में 2%, चीन में 1.9% और वियतनाम में 1.6% है। इसी तरह फिलीपींस, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी इक़्तिसादी शरह नमो में हिंदुस्तान से आगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में उन ममालिक के मुकाबले में कोविड से सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई। हमारे मुल्क में 11 लाख की आबादी में कोविड से हलाकतों की तादाद 95 है, जबकि फिलीपींस में 7, नेपाल में 43, बांग्लादेश में 38, पाकिस्तान में 32, श्रीलंका और चीन में 3, वियतनाम और भूटान में 0 है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक 70 साल की बूढ़ी औरत को कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इस मोमर खातून के मुंह में मट्टी भरी गई और उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे से वार किया गया। वाक़े की इत्तला के बाद ग्यारसपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और वाक़े की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक विदिशा के थाने ग्यारसपुर थाने इलाके के ओलिंजा गांव में एक 70 साल कालाबाई किशवाहा नामी बुजुर्ग खातून खेत की देखभाल कर रही थी। चाशुंबे की देर रात वो अकेली थी। इस दौरान कुछ दरिंदा सिफत लोगों ने उसे हवस का शिकार बनाया। खातून की लाश खेत में मिली। इब्तिदाई तफ्तीश की बुनियाद पर इस खातून के साथ पहले अस्मत दरी की गई और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दरिंदों ने बुजुर्ग खातून के निजी हिस्सों पर डंडा चलाया और फिर इसके मुंह में मट्टी भर दी। इस सनसनीखेज वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हरास का माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़िला तरक्याती काउंसिल यानी डीडीसी इंतखाबात कराने का क्या जवाज़ है, जब सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गैर बीजेपी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं ले पा रहे हैं और इंतज़ामिया बीजेपी की मदद के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं जहां उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम से ही रोका जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि क्या वो महफूज और दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर है, जिसके बारे में कल वज़ीर दाखिला ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों को लॉकअप में बंद कर रही है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया बीजेपी की मदद के लिए हद से आगे जा रही है और बीजेपी मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों को सिक्योरिटी का हवाला देते हुए लॉकअप में बंद कर दिया गया है। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतखाबी मुहिम के लिए साजगार नहीं है
तो फिर इंतखाबात कराए जाने की ज़रूरत क्या है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल करते हुए कहा कि गैर बीजेपी उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया कि डीडीसी इंतखाबात के लिए गैर बीजेपी उम्मीदवारों को खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और सिक्योरिटी का हवाला देकर उन्हें बंद किया जा रहा है। कुछ महीने पहले मैं इससे पहले यहाँ आ नहीं सका, तो आज आया हूँ एक तो इस परिवार के साथ और इसके साथ साथ अपने वर्करों के साथ ताज़ियत और गम का इज़हार करने और इनको यकीन दिलाने के लिए कि इस मुश्किल दौर में हम उनके साथ खड़े हैं और कोई मकसद नहीं, कोई सियासी मकसद नहीं है आज के दौरे का इससे अलावा। सर, गुपकार डिक्लेरेशन जिस तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, तो क्या कहेंगे किस तरह क्या डिक्लेरेशन के अंडर इलेक्शन लड़ा जाएगा? अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी या इकट्ठे होकर इलेक्शन तो कल फैसला हुआ था और कल हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ऐलान भी किया था कि हमारा इरादा और हमारा फैसला है कि हम मिलके जो है इन इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे और इससे आगे तो और कोई प्रोफेसर भीम सिंह के ऊपर जिस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया है, उन्होंने साथ दिया। की बात है, देखिए ना, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी बात को मानते हैं। हम तो सबको मिलने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि अगर बीजेपी वाले भी हमें आके मिलते और कहते ना हमें आपका 370 और 35A का नारा कबूल नहीं है, हम उनको भी सुनते। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो हमारे हाँ पे हाँ मिलाएंगे। और भीम सिंह साहब ने भी हमसे हट के बात की। उन्होंने कहा कि हम 35A को नहीं मानते, उन्होंने कहा भी हम 370 में तब्दीली चाहते हैं, तब जाके हम 370 को मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता है भीम सिंह साहब ने कोई ऐसी बात की जिसके बुनियाद पे उसको अपनी पार्टी से इस तरह बेदखल करने की जरूरत थी। लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जम्मू में किस तरह से साथ मिल रहा है लोगों का? जम्मू में हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 95 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 13,58,077 लोगों की जान जा चुकी है। अब भी 1 करोड़ 58 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसी बीच अमेरिका में हालात बद से बदतर होने लगे हैं। यहाँ के अस्पतालों में बेड्स कम पड़ने लगे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 2,56,000 हो चुका है। वहीं जापान कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद कम रखने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इसके बावजूद मुल्क में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। यहाँ कोरोना वबा की तीसरी लहर आ चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जुमेरात को कहा है कि अगर 95% लोग महफूज मास्क पहनते हैं तो मुल्क के यानी यूरोपीय इलाके के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन लगाए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूरोपीय इलाके के डायरेक्टर हैंस क्लूगो ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर हम सभी अपने हिस्से का काम करें यानी महफूज मास्क पहने तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के खिलाफ उठाया जाने वाला आखिरी तरीका है। मास्क पहनना हालांकि कोरोना वायरस के खिलाफ एक मुकम्मल बचाने के तौर पर काम नहीं करता। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों के सैनिटाइज़र करने से लेकर तमाम दीगर तरीक़ों को भी अपनाना ज़रूरी है, लेकिन मास्क ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए स्कूलों को बंद करने को मौसर कदम नहीं माना जा सकता। लोगों ने कहा कि बच्चों और नौजवानों को कोरोना इन्फेक्शन का बुनियादी कैरियर नहीं माना गया है। स्कूलों को बंद करने को कोविड के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए मौसर तरीक़ेकार नहीं माना जा सकता। जो भी मुल्क स्कूलों को बंद करने के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं उनसे उनकी दरख्वास्त है कि वो इसके बुरे असरात के बारे में गौर करें। बच्चों को जो नुकसान होगा उस पर गौर करें। स्कूल बंद करने से बच्चों की जहनी सेहत पर संगीन असर पड़ सकता है। हिंदुस्तान की 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश,
दादर व नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी और त्रिपुरा में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि पूरे मुल्क में इस दौरान 585 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज़्यादा 131 मौतें मुल्क की राजधानी दिल्ली में हुई हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,576 नए मामले सामने आए हैं और मुतासरीन की तादाद 90 लाख के करीब पहुंच गई है और सेहतियाब होने वालों की तादाद 83,83,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 585 और मरीजों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,31,578 हो गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 3,502 की कमी आने के बाद कम होकर 4,43,303 रह गई है। तेलंगाना में कोविड-19 की 1,058 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,60,834 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,419 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1440 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,46,733 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 12,682 है, जिनमें 10,352 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,757 कोविड-19 के मायने किए गए, तहाँ 542 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 50 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 168 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुमेरात के रोज़ कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की फराहमी को तरजीह देना फितरी है और जब कोई वैक्सीन दस्तियाब होगी तो पहले सेहत मुलाजिमीन और 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को तरजीह दी जाएगी। हर्षवर्धन फिल की FLO के ज़ेरे एहतमाम एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे। कोविड के दौरान और उसके बाद बदले सेहत के हालात के बारे में एक वेबिनार में हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन अगले चंद महीनों में दस्तियाब हो जाएगी और तवक्को है कि अगले साल जुलाई से अगस्त तक 30 करोड़ अफराद के लिए 25 करोड़ खुराकें दस्तियाब हो जाएंगी। माफ़ कीजिएगा, 30 करोड़ अफराद के लिए 40 से 50 करोड़ खुराकें दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि यह कुदरती और फितरी बात है कि वैक्सीन की तकसीम और उसकी फराहमी को तरजीह दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सेहत कारकुनान यानी हेल्थ वर्कर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी। इसके बाद 50 से 65 साल की उम्र के लोगों को तरजीह दी जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा कि इसके बाद 50 साल से कम उम्र के अफराद जिनको दूसरी बीमारियों का सामना है, ये माहिरीन की जानिब से साइंसी नुक्ते नज़र से मुतयन किया जा रहा है। हमारे पास इसके बारे में मुफस्सिल और मुहतात मनसूबाबंदी है। अगले साल मार्च से अप्रैल में हमें क्या करना है, हमने पहले ही इसकी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर जैसे अच्छे मियार का मास्क पहनना, माशराती फासला बरकरार रखना और हाथों की सफाई करके कोई भी इस जानलेवा मर्ज से, इस वायरस से बच सकता है। सभी लोग आम लोग हैं और प्रायोरिटी का आधार जो है वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से ही प्रायोरिटीज़ चूज़ की गई हैं, क्योंकि इतने बड़े 135 करोड़ के देश के लिए एक साथ तो सारी डोजेज़ नहीं उपलब्ध हो सकती। जैसे हमारा अनुमान है कि हमारे को जुलाई अगस्त तक जो है 400-500 मिलियन डोजेज़ जो है हमारे को उपलब्ध होंगी, जो भारत के अंदर जो वैक्सीन का रिसर्च करके जो आउटकम आने की संभावना है। अभी जो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेजेस में जो लोग पहुंच गए हैं, वो जिस स्थिति में हैं, कब से वो वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं, उसके आधार पर जो एक हमने टेंटेटिव गाइडलाइन बनाई है, उसमें करीब ये जो डोजेज़ हैं 400-500 मिलियन, ये 25-30 करोड़ लोगों को मैक्सिमम जो है शुरुआती, क्योंकि ये एक वैक्सीन को 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप पे 2-2 बार लगाना होगा एक व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है कि सोसाइटी में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो अस्पतालों में काम कर रहा है, जो कोरोना वॉरियर है, जो 10 महीने से लगातार अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर, और कितने लोगों के प्राण भी उनके चले गए हैं इसके अंदर, तो
उनको जो है उसके अंदर नेचुरली प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद जो है थोड़े जो 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से 65 साल वालों को प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से कम के जिनको दूसरी बीमारियां हैं उनको, यानी ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हमारा कोई डिस्क्रिप्शन है कि हमने किसी चीज़ के ऊपर टिक मार दिया। ये सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सपर्ट्स इसको डिसाइड। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरनाक शक्ल इख्तियार करने के दरमियान केजरीवाल हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया और बगैर मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी। मगरबी बंगाल के जिले मालदा में जुमेरात के रोज प्लास्टिक की फैक्ट्री में हुए धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जानकारी दी। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि वाकया सुबह 11:30 बजे के करीब सुजापुर के इलाके में पेश आया। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वाले 4 कारकुनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दीगर को अस्पताल में मुर्दा करार दे दिया गया। इस धमाके में 5 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट आलोक राजौरिया ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि फैक्ट्री के अंदर एक भारी मशीन में तकनीकी खराबी के बाद तेज आवाज से धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि धमाका प्लास्टिक तैयार करने के दौरान हुआ। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने राशिद सिद्दीकी नाम के एक यूट्यूबर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की हतके इज्जत का मुकदमा दर्ज किया। राशिद ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अक्षय कुमार के खिलाफ बहुत सारे संगीन इल्जाम आयद किए थे। बस इसी वजह से अदाकार ने यह कानूनी कार्रवाई की है और उन्हें हतके इज्जत का नोटिस भेजा है। दरअसल बिहार के यूट्यूबर राशिद सिद्दीकी ने अपने FF न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर अक्षय कुमार, आदित्य ठाकरे और मुंबई पुलिस की शबिया को दागदार बनाने की कोशिश की थी और गलत जानकारी के साथ बहुत सी काबिले एतराज़ बातें शेयर की थी। उतना ही नहीं, यूट्यूबर ने अक्षय कुमार पर रिया चक्रवर्ती की मदद करने का भी इल्ज़ाम लगाया। राशिद ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहा गया कि अक्षय ने रिया को मुल्क छोड़ने और कनाडा जाने के लिए मुकम्मल ताउन किया। एक वीडियो में कहा गया कि अक्षय कुमार ने सुशांत केस में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ कुछ खुफिया गुफ्तगू की थी। यूट्यूबर के मुताबिक अक्षय कुमार सुशांत की फिल्म MS धोनी की कामयाबी से खुश नहीं थे। उन वीडियोस को देखने के बाद अक्षय ने इस यूट्यूबर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए के
हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। रिपोर्ट के मुताबिक राशिद सिद्दीकी अब तक अपनी वीडियो से 15 लाख रुपए कमा चुके हैं। इसका सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल है जिसे FF न्यूज़ कहते हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।